अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोमांटिक उर्दू नावल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं लाई हूँ आपके लिए मेरे रूम में बसा है तू नावल की चौथी किस्त। नावल शुरू करने से पहले मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं नावल मेरे रूम में बसा है तू की चौथी किस्त। ड्राइंग रूम में इस वक्त हवेली की तमाम ख़वातीन मौजूद थीं। नाश्ते के वक्त ख़वातीन एक साथ ही खाती थीं, जबकि मर्द हज़रात अपनी मर्ज़ी से अलग अलग औक़ात में नाश्ता करते थे। हवेली में सिर्फ रात के खाने पर तमाम अफराद एक साथ जमा होकर खाना खाते थे, जिसमें मुलाज़मीन घन चक्कर बनकर रह जाते थे। रात के वक्त डाइनिंग टेबल की सरबराही कुर्सी पर ज़ाक़वान जतोई ही बैठता था, जबकि बाकी खाने के दो औक़ात में ये जगह सफ़ीना बेगम की हुई थी। मगर अब वो कुर्सी सरदारनी अनायशा के नाम लग चुकी थी। आज बहुत सालों बाद जाकर सफ़ीना बेगम को इस कुर्सी को छोड़ना पड़ा था, जिस बात ने उनके अंदर आग लगा कर रखी थी। वो चाहकर भी अपनी कुर्सी पर शमीम बेगम की पोती को नहीं देख सकती थी, ना ही वो ज़ाक़वान की नज़र में अपना इमेज ख़राब करना चाहती थी। इसलिए मजबूरन उन्हें आज नाश्ते के टेबल पर मौजूद रहना पड़ा था। सब ख़वातीन डाइनिंग टेबल पर बहुत ही ख़राब मूड के साथ बैठी अपनी नई सरदारनी का इंतज़ार कर रही थीं, जो अभी तक वहाँ नहीं आई थी, सिवाय शमीम बेगम के, जो चमकती आंखों से खाली कुर्सी को घूर रही थी, जो अब उनकी पोती की मलकियत थी। पहले ही दिन सरदारनी साहिबा इतनी लेट है, लगता है उसे बताया ही नहीं गया कि इस टाइम पर नाश्ते के टेबल पर पहुंचना है। गुलनाज बेगम खोला के कान के करीब झुकते खामोश होते हुए बोली थी, हाँ और ये दादी जान ने क्या है, ताकि सरदार साईं के सामने उस लड़की की वैल्यू कम कर सके। खोला भी जवाब में मज़े लेती बोली, मैं तो बहुत खुश हूँ, मुलाजमा से पता चला है सरदार साईं रात को अपने हुजरे में गए ही नहीं। सरदारनी साहिबा की अहमियत का यहीं से अंदाज़ा हो जाता है। सरदार साईं ने पहले दिन ही मुंह नहीं लगाया। खोला के हर अंदाज से खुशी छलक रही थी। जब उसी लम्हे सबको सीढ़ियों की जानिब देखते पाकर इसने भी इस जानिब देखा था। मैं तो बहुत खुश हूँ, मुलाजमा से पता चला है सरदार साईं रात को अपने हुजरे में गए ही नहीं। जब इसी लम्हे सबको सीढ़ियों की जानिब देखते पाकर इसने भी इस जानिब देखा और फिर देखती ही रह गई। अनायशा मुलाजिमा के साथ मुस्कुरा कर बातें करती नीचे आ रही थी। उसकी मुस्कुराहट बेहद हसीन थी, इतनी कि कुछ पल तक निगाहें हटाना मुश्किल हो जाता था। पीच कलर के हल्के से कामदार लॉन्ग शॉर्ट और खुले पांचों वाले ट्राउजर जेब तन की वो बहुत प्यारी लग रही थी। इसने सर पर दुपट्टा ले रखा था और कंधों पर ज़ाक़वान की स्याह शाल डाले वो खोला समेत बाकी सबको भी जलाकर खाकसार कर गई थी। शबनम से वो हवेली के हालात की कुछ न कुछ खबर कर चुकी थी और ये भी जानती थी कि इसे यहाँ किस कदर नफरत का सामना करना था, मगर उसे इस हवेली की औरतों से कुछ लेना देना था भी नहीं। वो तो बस सरदार ज़ाक़वान जतोई की अक्ल ठिकाने लगाने का इरादा रखती थी। अस्सलाम वालेकुम। अनायशा जैसे डाइनिंग टेबल की कुर्सी के करीब आई थी, सफ़ीना बेगम और शमीम बेगम को छोड़कर बाकी सब सब ख़वातीन इसकी ताज़ीम में उठ खड़ी हुईं। ये देखकर कुछ लम्हों के लिए तो अनायशा का मुंह खुले का खुला रह गया। अरे आप लोग बैठे प्लीज़। अनायशा को इस हवेली का ये रूल सबसे ज़्यादा बेहुदा लगा था। इसके धीमे नर्म लहजे पर समीना बेगम ने निगाहें उठाकर अपनी बहू को देखा था, जिसके लिए हवेली की बाकी ख़वातीन ने उनके दिल में नफ़रत जगा दी थी। मगर उन्हें ये मनमोहनी सूरत वाली बच्ची बहुत पसंद आई थी, जिसका इजहार किए बगैर वो सर्द सपाट तासरात के साथ वापस कुर्सी पर विराजमान हुई थी। माफ़ी चाहती हूँ, शायद मैं लेट हो गई, मगर मुझे इस सब का इल्म नहीं था। आप सबको मेरा यूँ वेट नहीं करना चाहिए था। प्लीज़ आप खाना शुरू करें। अनायशा इन सबको खाना सामने पड़े होने के बावजूद ऐसे ही बैठे देख बोली, हवेली की ख़वातीन को क्या करना है वो बहुत अच्छे से जानती हैं सरदारनी, तुम्हें नए असूल बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आइंदे इन असूलों को फॉलो करोगी तो इन सबको इंतज़ार की सोबत बर्दाश्त नहीं करनी पड़ेगी। सफ़ीना बेगम ज़्यादा देर तक अनायशा का ये अंदाज़ बर्दाश्त नहीं कर पाई थी। उन्हें वो अपने पोते की शाल ओढ़े बैठी नहायत ज़हर लग रही थी। मेरे ख़्याल में यहाँ एक असूलों में एक असूल ये भी है कि सरदारनी को किसी भी बात से टोकना उनकी तौहीन है। उन्हें कुछ भी कहने का हक़ सिर्फ़ सरदार साईं के पास है। हमेशा हर मामले में चुप रहने वाली शमीम बेगम यहाँ चुप नहीं बैठ पाई थी। तो ठीक है, अब ये सारी बातें सरदार साईं तक ही पहुँचेंगी और उन्हें भी पता चलेगा कि उनकी सरदारनी में अभी किस कदर बचपना और गैर ज़िम्मेदारानापन है, वो खुद ही देख लेंगी। सफ़ीना बेगम दबे लफ्ज़ों में शमीम बेगम को ज़ाक़वान को बताने की धमकी देती वहीं खामोश करवा गई थी। खोला और गुलनाज़ बेगम के चेहरे जगमगा उठे थे। उन सब की अब बस एक ही ख्वाहिश थी, अनायशा आज़म खान को ज़ाक़वान के हाथों धक्के मरवाकर इस हवेली से निकलवाना। उफ़ मेरे खुदा, ये सब कैसे बच्चों की तरह लड़ती हैं। उस साइको सरदार का ड्रावा तो एक दूसरे को ऐसे दे रहे जैसे वो यहाँ का प्रिंसिपल हो। इडियट कहीं का, एक बार नज़र आ जाए ठीक करती हूँ इसे तो मैं। अनायशा ने दिल ही दिल में सोचती, जैसे ही ऊपर देखा सबको अपनी जानिब घूरता पाकर वो चूंकी। इसके देखने पर बाकी सब ने नज़रें फेर ली थी। अनायशा, आपने कुछ खाया ही नहीं, नाश्ता पसंद नहीं आया आपको? इसे सिर्फ जूस पीकर नैपकिन से हाथ साफ करते देख शमीम बेगम ने मोहब्बत पाश लहजे में उनसे पूछा। नहीं दादो, देखने में ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लग रही है, मगर मैं इतना हैवी नाश्ता करने की आदी नहीं हूँ। नाश्ते में बस जूस ही पीती हूँ। अनायशा ने उनकी शफ़क़त भरे अंदाज से पूछने पर वजाहत दी थी। ध्यान से सरदारनी साईं, ऐसे ना हो आज फिर रस्मों के बीच बेहोश हो जाएं। आज सरदार साईं ने वहाँ नहीं होना जो आपको उठाएंगे। खोला इसकी बात सुनकर तंज़ी लहजे में बोली थी, लेकिन उसके लहजे में छुपी नफरत महसूस करने से ज़्यादा अनायशा की सुई रस्मों पर ही टिक गई थी। या खुदा, क्या अभी कोई रस्में बाकी हुई हैं? अनायशा से छोटी सोच कर रह गई। मुझे सरदार साईं से मिलना है, वो इस वक्त कहाँ होंगे? अनायशा ने सबकी जानिब सवालिया निगाहों से देखते पूछा था। साईं इस वक्त किससे नहीं मिलते? इस बार भी जवाब खोला की जानिब से आया था। सरदारनी साईं, सरदार साईं आपको
बहाल कमरे में बुला रहे हैं। अभी खोला की बात मुकम्मल ही हुई थी जब मुलाजमा ने आकर अनायशा को ज़ाकवान का पैगाम दिया था। गजाला मुंह पर ही खोला की बेइज्जती हो जाने पर अपनी हंसी नहीं रोक पाई थी। इसके घूरने पर गजाला ने जल्दी से गिलास होंठों से लगाया था, जबकि अनायशा से ये मंजर पोशीदा नहीं रह पाया था। वो ज़ेरे लब मुस्कुराती वहाँ से उठ गई थी। फूफो, मुझे हैरत हो रही है, आप इतने आराम से कैसे बैठ सकती हैं? उस सरदार ने आपकी बेटी को एक तरह किडनैप ही किया है। आप उससे लड़ने की बजाय इतने आराम से उसकी बात मान रही हैं। जाबिर खान को महनाज बेगम की ये खामोशी बहुत गुस्सा दिला रही थी, क्योंकि मैं सरदार साईं की ताकत और दहशत से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। तुम्हें क्या लगता है मैं वहाँ जाऊँगी या शहर से पुलिस या वकील को लेकर आऊँगी तो मेरी बेटी वो मेरे हवाले कर देंगे? कभी नहीं। पिछले इतने सालों से लड़ रही हूँ मैं सरदार ज़ाकवान जतोई की ज़िद से। वो अनायशा को किसी कीमत पर मेरे पास नहीं भेजेंगे, जब तक वो खुद ऐसा ना चाहें। महनाज बेगम पूरी तरह से बेबस हो चुकी थी। उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। उनकी बात सुनते और समझते जाबिर की आंखें चमकी थीं। इसने वहाँ बैठे अपने बाप और चचा को देखा था। सरदार सिंह को धोखे और झूठ से सख्त नफरत है। अगर उन्हें अपनी सरदारनी के हाथों ये धोखा मिला तो वो इसे एक पल के लिए भी अपने पास नहीं रखेंगे और धक्के मारकर हवेली से निकाल देंगे। जाबिर खान पुरसोच अंदाज में बोलता मकरू मुस्कुराहट होंठों पर सजाए वहाँ से निकल गया था, जबकि महनाज बेगम इसके बुरे इरादे जानकर अंदर से कांप उठी थी। वो अपनी बेटी की ज़िंदगी ऐसे हरगिज़ बर्बाद नहीं करना चाहती थी। उन्हें मुनाजमा से पता चला था कि अनायशा को वहाँ के मकाम और रुतबा मिल रहा था। अगर सरदार ज़ाकवान जतोई उनकी बेटी के सारे हकूक़ पूरे करता, आगे चलकर उनके अनायशा को अगर किसी तकलीफ़ का सामना ना करना पड़ता, तो उन्हें इस शादी पर कोई एतराज़ नहीं था। मगर वो बहुत अच्छे से जानती थी कि सरदार ज़ाकवान जतोई भी अनकरीब अपने ख़ानदान की रस्मों को निभाते दूसरी और शायद फिर तीसरी शादी भी करने वाला था। ये सितम उनकी लाडली किसी कीमत पर बर्दाश्त ना कर पाती। बस इसी मुकाम पर आकर महनाज बेगम चाहती थी अनायशा उस हवेली से निकल आए। उनकी नाजुक बेटी वहाँ की सियासत झेलने के काबिल नहीं थी। मगर जाबिर खान जो बोल रहा था वो इंतहाई गलत हो सकता था, या शायद उनकी बेटी की ज़िंदगी तबाह ही कर देता। अनायशा ने अभी मुलाजमा के साथ उस जानिब कदम बढ़ाई थी जब वहाँ से निकलते दिलशेर को देख अनायशा के तन बदन में आग भड़क उठी थी। अब ख़वातीन इसकी जानिब मुतवज्जा थी, मगर जरजान की रोती आवाज़ और हालत याद करके वो बिना किसी की परवाह किए और कोई लिहाज रखे वो दांत पीसते आगे बढ़ी थी। इसे आता देख दिलशेर ने एहतरामन साइड पर होना चाहा था, मगर अनायशा ने इसके सामने आते इसका रास्ता रोक दिया। हवेली में ख़ानदान के मर्दों के अलावा सिर्फ दिलशेर को ही आने की इजाज़त थी, क्योंकि वो ज़ाकवान को सगे भाइयों से बढ़कर था। दिलशेर को हवेली के अंदर और बाहर ज़ाकवान के भाई जैसी अहमियत ही हासिल थी। अक्सर ज़ाकवान के ना होने पर बहुत सारे फैसले करने का इख्तियार उसके पास ही होता था, और हवेली को हर फर्द इसकी इस अहमियत से वाकिफ़ भी था। अनायशा को दिलशेर के मुकाबिल आता देख सब ख़वातीन हैरत ज़दा सी अपनी जगह से उठ खड़ी हुई थीं। शमीम बेगम ने आगे बढ़कर अनायशा को कुछ भी करने से और कहने से रोकना चाहा था, मगर सफ़ीना बेगम के आगे आते उन्हें वहीं रोक दिया गया। सरदारनी जानती है उसे क्या करना है, क्यों रोक रही हो इसे? सफ़ीना बेगम के अंदाज में गहरा तंज था। तुम कहाँ भाग रहे हो? तुम जैसा बुज़दिल और डरपोक मर्द मैंने आज तक नहीं देखा। अगर ऐसे पीठ दिखाकर भागना था तो मेरी दोस्त को मोहब्बत के सब बाग क्यों दिखाए? शर्म नहीं आती किसी लड़की को दिल तोड़ते हुए, इसे यूँ बर्बाद करते हुए? बद्दुआ है मेरी, खुश तो तुम भी नहीं रहोगे, और ना मैं अब तुम्हें खुश रहने दूंगी। मेरी दोस्त की ज़िंदगी बर्बाद करने वाला खुद भी बर्बाद होगा। अगर ऐसे कुछ हुआ तो सलामत तुम भी नहीं रहोगे। अनायशा ऊंची आवाज़ में चिल्लाती दिलशेर पर अपने दिल की भड़ास निकाल रही थी। सब खवातीन फटी फटी आंखों से ये सब देख और सुन रही थीं। इसकी आवाज़ इतनी ऊंची थी कि असजद और हवेली में मौजूद बाकी मर्द हजरात भी वहाँ आ चुके थे। मुझे लग रहा है हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये लड़की तो खुद ही अपने हाथों अपने आप को बर्बाद करना चाहती है। इस सब में से सबसे पहले खोला ही सदमे से बाहर आई थी। अनायशा के आगे ना तो दिलशेर कुछ बोला था और ना ही घर के बाकी अफराद। सबको ही अंदर मौजूद ज़ाकवान की आमद का इंतजार था। अनायशा की आवाज़ इतनी ऊंची ज़रूर थी कि बआसानी ज़ाकवान तक पहुँच पाती। घर के बाकी किसी भी अफराद को अनायशा के किए इंकशाफ का इल्म बिल्कुल भी नहीं था, मगर वो ये सब ज़रूर जानते थे कि अनायशा ज़ाकवान के राइट में दिलशेर को सब हवेली वालों के सामने बेइज्जत करके बहुत बड़ी गलती की सरजद कर चुकी है। अनायशा अभी मज़ीद भी कुछ बोल रही थी जब वहाँ आते ज़ाकवान को देख लम्हे भर इसकी ज़बान को ब्रेक लगी थी। क्या हो रहा है ये सब? ज़ाकवान ने अपने मखसूस रौबदार लहजे में पूछते अनायशा को घूरा था, जो जो खूंखार ज़ख्मी शेरनी बने दिलशेर पर बस हमला हावर होने को तैयार थी। ज़ाकवान इतना तो समझ गया था कि गुस्से में ये लड़की इससे भी 2 हाथ आगी थी। किसी को इसका घटिया चेहरा दिखा रही हूँ। इन लोगों का वो भयानक चेहरा जो दूसरों को तकलीफ़ पहुँचाकर तस्कीन हासिल करते हैं, जिनके सीने में ना तो दिल है और ना ज़मीर। अनायशा मुठियाँ भींचते बोलती वहाँ मौजूद सब अफराद को बेयकीन के दरिया में होता जन कर गई थी। आज तक सफ़ीना बेगम की भी हिम्मत नहीं हुई थी सरदार ज़ाकवान जतोई से ऐसे बात करने की। सरदारनी साहिबा, आप इस वक्त अपने आपे में नहीं है, अपने कमरे में जाएँ, वहाँ जाकर बात होती है। ज़ाकवान ने गंभीर लहजे में कहते अनायशा को रूम में जाने का इशारा किया। इसने दूर से ही नोट कर लिया था कि वो गुस्से से कांप रही है। शबनम ज़ाकवान की दाढ़ पर एक जगह बुत बनी खड़ी शबनम ने आगे आते अनायशा का बाजू थामा था। जिस झटकते अनायशा खुद सीढ़ियाँ चढ़ती वहाँ से हट गई थी। साईं कोई बात नहीं सरदारनी, साईं उससे मैं उन्हें जो ठीक लगा उन्होंने कहा, मुझे उनकी किसी बात का बुरा नहीं लगा। दिलशेर का चेहरा खतरनाक हद तक लाल हो चुका था, जिसे देख ज़ाकवान ने कुछ कहना चाहा था,
मगर दिलशेर अपने सरदार को किसी भी वजह से शर्मिंदा नहीं होने देना चाहता था, इसलिए खुद ही नॉर्मल अंदाज में बोलता वहाँ से निकल गया। बाकी सब अपनी जगह होनक बने ये सब देख रहे थे। ये दिलशेर भाई आखिर किस लड़की को पसंद करते हैं जिसकी खातिर सरदारनी साईं ने इतना सुना दिया, और साईं भी कुछ नहीं बोले। खोला समेत हर एक की ज़बान पर यही सवाल था, मगर जाकवान के जलाली रूप को देखते ज़बान पर ही सवाल कोई नहीं ला सका था। अब मज़ा आएगा, सरदारनी साईं बहुत गलत जगह जाकर उलझी हैं। गुलनाज बेगम जाकवान जतोई को शदीद गुस्से के आलम में रूम में जाते देख मुस्कुराते हुए बोली थी, हाय काश हम इस लड़की को साईं के आगे बेइज्जत होता देख सकते। खोला हसरत भरे लहजे में बोली थी, जबकि पास खड़ी गजाला को इनकी बातें इंतहाई नागवार गुजरी थीं, जिनको सिर्फ अपनी फिक्र थी। सागवान शदीद गुस्से के आलम में धाड़ की आवाज़ से दरवाज़ा खोलते रूम में आया। अनायशा ने दिलशेर को सबके सामने बुरी तरह बेइज्जत किया। सबके सामने उसे कुछ कहकर अपनी सरदारनी के सबके सामने तौहीन नहीं करना चाहता था, इसलिए बहुत मुश्किल से अपना गुस्सा ज़ब्त किए वो ऊपर आया था, और अपनी इज्जत भरी सरदारनी को बख्शने के मूड में बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। रूम में आकर अंदर का मंजर देखकर इसका गुस्सा मजीद सवा नेज़े पर जा पहुंचा था। रूम की कोई भी शय अपनी जगह पर नहीं थी। अनायशा ने शदीद गुस्से के आलम में हर शय को तहस नहस करके रख दिया था। जागवान ने सख्ती से मुठियां भींचे कमरे के चारों जानिब नजरें दौड़ाई थी, मगर वो इसे कहीं भी दिखाई नहीं दी। इससे पहले कि वो मुलाजमा को आवाज़ देता या वहाँ से पलटता, इसके कानों में दबी दबी सिसकियों की आवाज़ गूंजी थी। जागवान का चेहरा गुस्से से मजीद लाल हुआ था। इसकी सरदारनी साहिबा इतना तूफान मचाकर अब मजे से किसी कोने में छुपी बैठी रो रही थी। जागवान आवाज़ की सिमत का तयन करता आगे बढ़ा था, जब वो इसकी बेड की पिछली साइड पर बैठी घुटनों में सर दिए रोती नजर आई। इसके कानों में दबी दबी सिसकियों की आवाज़ गूंजी थी। जागवान का चेहरा गुस्से से मजीद लाल हुआ। ये सब क्या ड्रामा है? जाकवान इसके सर पर खड़े इसे घूरते हुए बोला, जो इस वक्त अपना होश पूरी तरह भुलाए बस रोने में मशगूल थी। इसका दुपट्टा न जाने कहाँ था, जबकि जाकवान वाली शाल बेड पर फेंक गई थी। बिना दुपट्टे के गिरनों में सर दिए बैठी उस आराम सुकून से रोने का शुगल अपनाए हुई थी। इसके बाल कैचर से निकल कर इसकी कमर के गिर्द फैले इसके नाजुक वजूद को ढांपे हुए थे। इसके धीरे धीरे हिलते वजूद को देखते जाकवान को तशवीश हुई। इसके जवाब देने से पहले ही वो इसे कलाई से थामकर अपने मुकाबिल खींच चुका था, मगर ये नहीं जानता था कि अगला लम्हा इस पर क्या क़यामत ढाने वाला है। वो हुस्न की देवी अपने होशरुबा दिलफरेब हुस्न के साथ इसके बहुत करीब थी, इतना कि वो इसे चेहरा बढ़ाकर छू सकता था, महसूस कर सकता था। रोने की वजह से इसका गुलाबी चेहरा मजीद गुलाबी हो चुका था। सतवा नाक और इसमें चमकती नाजुक सी नतली जाकवान जतोई के दिल के तार छेड़ गई थी। सबसे ज़्यादा गजब तो इन कपकपाती नरम गदास पंखुड़ियों ने ढाया था। जाकवान जतोई जैसे मासूम मजबूत असाब के मालिक शख्स के लिए खुद पर काबू रख पाना बहुत मुश्किल हुआ था। इस लड़की पर वो जायज़ हक रखता था। दिल ने बहुत उकसाया था अपना हक इस्तेमाल करने पर, मगर वो इस लड़की की मर्जी के बगैर कोई ऐसी गुस्ताखी नहीं करना चाहता था। वो इसकी बीवी थी, इसकी मलकियत, लेकिन उससे नफरत करती थी। और जाकवान जतोई के पास हमेशा से लोग खुद चल कर आते थे। उसे बस उसी दिन का इंतजार था जब सरदारनी अनायशा जाकवान जतोई खुद इसके पास आकर अपनी मोहब्बत का इजहार करेगी, और वो बताएगा कि इस लड़की को कबूलियत की सिंध बख्शनी है या नहीं। जाकवान अपने जज्बात पर पूरा कंट्रोल रखता था, इसे आज़ाद करता दूर हुआ था। इसके यूँ आज़ाद करने पर अनायशा लड़खड़ाई थी। जब जाकवान ने अपने इख्तियारी में आगे होते इसकी कमर के गिर्द बाजू हमाइल करते अपने सहारे खड़ा किया। जाकवान जतोई का गुस्सा, जिसकी दहशत से सामने मौजूद हर जी रूह कांप उठता था, अपनी सरदारनी के सामने इसकी ज़रा सी झलक भी नहीं दिखा पाया था, जिस बात पर वो अंदर ही अंदर में अच्छा खासा तिलमिला भी चुका था। क्या हुआ? जाकवान के अंदाज में नरमी सी दराई थी। उसकी हालत के पेश नज़र जाकवान को तशवीश हुई थी, क्योंकि उसकी सरदारनी को कुछ नहीं होना चाहिए था। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे पेट में बहुत पेन हो रहा है, प्लीज़ मुझे डॉक्टर के पास ले चलें। अनायशा इसके कंधे से सर टिकाती नकाहत भरे लहजे में बोली थी। मैं डॉक्टर को कॉल करता हूँ। जाकवान ने फ़ौरन मोबाइल निकाला था। नहीं, मुझे हॉस्पिटल जाना है। अनायशा इसके कंधे से सर उठाते भीगे लहजे में इसकी जानिब देखती कहा था। इसकी दिलनशीन आंखों में कुछ ऐसा था कि जिसे जाकवान जतोई नज़रअंदाज नहीं कर पाया था। कुछ लम्हे से गहरी निगाह से देखने के बाद जाकवान बेड पर रखी अपनी शाल उठाकर इसे गिर लपेटते इसके नाजुक वजूद को बाहों में भरता रूम से निकल गया था। जरजान कमरा बंद किए बैठी थी। वो ना कुछ खा पी रही थी और ना किसी को बातचीत कर रही थी। बस यही समझ रही थी कि वो वन्नी वाली बात से नाराज़ है, मगर वो तो अपने दिल की दुनिया उजड़ने की वजह से हाल से बेहाल थी। उसे ज़िंदगी देकर छीन ली गई थी, और जिस शख्स ने छीनी थी इसे इस बात की उम्मीद वो कभी भी उन्हें उन्हें सोच सकती थी। दिलशेर इतना ज़ालिम और शफ़ाक हो सकता है। वो तो इससे मोहब्बत करता था, फिर अचानक से इसकी मोहब्बत कहाँ जा सोई थी? क्या उसके लिए अपने सरदार का हुक्म इसकी मोहब्बत से इस कदर ऊपर था कि वो इनके एक बार कहने पर इस छोड़ गया था? वो इस तरह बैठी सिसक रही थी जब दरवाज़ा खुलने और बंद होने की आवाज़ आई थी, मगर इसके वजूद में ज़रा सी भी हरकत नहीं हुई थी। ज़री, क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी? वैसे ही बैठ रही जब इसके कानों में मेहरजान की मेहरबान आवाज़ टकराई थी। वो झटके से उठ बैठी थी, मगर इसके आसपास कोई नहीं था। दरवाजे के करीब सानिया भाभी खड़ी नजर आई थी, जो उसके लिए लाई खाने की ट्रे वहीं टेबल पर रख रही थी। क्या हुआ ज़री, तुम ठीक हो? इसे यूं हड़बड़ाता देखकर वो फ़ौरन करीब हुई। भाभी, वो मेहरजान यहाँ थी अभी? ज़री ने आंसू साफ करते इसकी जानिब देखा था। नहीं ज़री, मेहरजान यहाँ कैसे आ सकती है? वो तो अपनी हवेली से निकलती ही नहीं है। तुम्हें ऐसा क्यों लगा? इस ज़मीन से उठाकर बेड पर बिठा दे सानिया भाभी ने इसके आंसू साफ किए थे। मुझे उनसे मिलना है, आज ही मिलना है,
प्लीज़ आप ड्राइवर से कहें ना मुझे उनके पास ले जाए। जरजान के रोने में मज़ीद शिद्दत आई थी। दो गाँव छोड़कर अगला गाँव मेहरजान का था। वो सैयद घराने से ताल्लुक़ रखती थी और अपने ख़ानदान की कदी नशीन थी। बहुत साल पहले एक झगड़े और साजिश के तहत उनके ख़ानदान के मर्दों को कत्ल करके उनके ख़ानदान से ये रुतबा छीनने की साजिश की गई थी। मगर तब वो आगे आकर अपने ख़ानदान की औरतों की इज़्ज़त और नामूस को सलामत रखने की खातिर लड़ गई थी। उन्होंने बहुत कम उम्र में गद्दी सँभाली थी और अब तक इसका तकद्दुस कायम रखे हुई थी। जरजान की गाँव से शहर जाते इनसे एक इत्तफ़ाक़िया मुलाकात हुई थी। जरजान को वो नरम ख़ुशी मेहरजान बहुत पसंद आई थी और वही मेहरजान को भी वो पर्दादार सी मासूम लड़की बहुत प्यारी लगी थी। जिस मेहरजान से मिलने के लिए ख़वातीन की लाइनें लगी रहती थी, जरजान को उन तक रसाई आसानी से मिल जाती थी। इसे जब भी कोई तकलीफ़ या परेशानी होती थी, वो इनसे मिलती थी। इस वक़्त भी अपनी ज़हनी सुकून की तलाश में वो उन्हीं के पास जाना चाहती थी। उनके बात करने का अंदाज़ ही ऐसा होता था और इंसान अपनी सारी परेशानियाँ भूल जाता था। तुम हम सबसे नाराज़ हो इसलिए हमसे दूर जाना चाहती हो। सानिया भाभी इसके दिल पर गुज़री क़यामत से अनजान ये वजह समझ बैठी थी। सरदार ज़गवान जतोई को जैसे उसके वनी के वाले मामले की खबर हुई थी, उन्होंने ना सिर्फ़ इसकी वनी बख्शवा दी थी बल्कि इसके भाई पर ज़बरदस्ती के लगाए कत्ल के झूठे इल्ज़ाम से भी बचा लिया था। नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपसे किसी से भी नाराज़ नहीं हूँ। मैं बस कुछ दिन मेहरजान के पास गुज़ारना चाहती हूँ। प्लीज़ मुझे से इजाज़त दिलवा दें। जरजान मुलतजी लहजे में बोली थी, अगर ऐसी बात है तो फिर तुम पैकिंग करो, मैं मना लेती हूँ सबको, और हाँ वापस आओ तो ये खाना ख़त्म होना चाहिए। सानिया भाभी इसे मुस्कुराकर कहती रूम से निकल गई थी। मेहरजान का सोचते जरजान काफ़ी हद तक नॉर्मल हो गई थी। ये थी आज की किस्त। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। जल्दी हाज़िर होंगी अगली किस्त के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।